Hello, hello everyone. Today's topic is reasoning. Okay? आपने इसके पहले बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दिया होगा, है ना, और उनका इंट्रोडक्शन लिया होगा। अब हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे, है ना। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देता है ना। इसके पहले कभी भी आपने रीजनिंग नहीं देखा होगा, ना 11th में, ना 12th में, या अदर स्कूल एजुकेशन में कहीं पर भी रीजनिंग दिखाई नहीं देता। रीजनिंग कहाँ दिखता है भाई? आपको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम रीजनिंग की तैयारी के लिए अलग से ध्यान दें, है ना, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बिल्कुल क्लास फर्स्ट से पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। लेकिन रीजनिंग तब से आप नहीं पढ़ रहे हैं। रीजनिंग कब से पढ़ेंगे आप? अभी से, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी रीजनिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक। अब रीजनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी दिमाग की एबिलिटी को चेक करने के लिए, किसी भी पर्सन की दिमाग की एबिलिटी को चेक करने के लिए जो सबसे बढ़िया साधन है वो है रीजनिंग, है ना। आप किसी भी बंदे को यदि चेक करना चाहते हैं कि वो कितना बढ़िया सोच सकता है, कितना बढ़िया किसी भी वर्क को कर सकता है, तो आप चेक कर लीजिए कि उसकी रीजनिंग कैसी है ना, उसकी तर्क शक्ति कैसी है। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं भाई, है ना। तो उसकी रीजनिंग कैसी, उसकी तर्क शक्ति कैसी है, यदि आप ये जान लेते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं बंदे को कि वो कितना योग्य है ना। उसकी एबिलिटी को चेक करने का सबसे अच्छा साधन है रीजनिंग। इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आप देखेंगे, है ना। उसकी तर्क शक्ति चेक हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, अब देखिए कितने टाइप्स की रीजनिंग होती हैं। तो यहाँ दो टाइप्स की रीजनिंग है भाई, वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, है ना। वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अब ये दो कैसे? तो टोटल तो रीजनिंग 4 टाइप्स की होती है ना। यहाँ 2 ही दर्शाए, उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। टोटल 4 होती हैं, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल और लीगल रीजनिंग, है ना। फिर से आई रिपीटेड, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग। ठीक है, हम केवल 2 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ? क्योंकि बैंक में केवल 2 ही आती हैं, है ना। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं भाई, है ना, एबीपीएस एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल 2 ही रीजनिंग से आपका काम हो जाने वाला है, वर्बल और लॉजिकल। और उसमें से भी वर्बल जो आती है वो केवल काय में आती है भाई? प्री में, है ना। और मेंस में कौन सी आती है भाई? दोनों की दोनों, वर्बल प्लस लॉजिकल दोनों मिल जाते हैं तो काय में आते हैं भाई? मेंस में। ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये अभी आपको अगले पेज में दिखाई देगा, है ना। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये अभी आपको नेक्स्ट पेज में हम दिखाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत भी क्या क्या आता है अभी नेक्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा। अब दोनों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ले, वर्बल और लॉजिकल में फर्क क्या है। वर्बल रीजनिंग मतलब जिसमें भी क्वेश्चंस के टाइप दिए होंगे, क्वेश्चन पूरा पूरा लिखा होगा, है ना। जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन देखा होगा ना। ये सारे क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन, सिटिंग के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन, ये सारे काय में आते हैं भाई? वर्बल रीजनिंग, जिसमें क्वेश्चन लिखा हो और आपको फिर पेन कॉपी की आवश्यकता पड़े उसे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं भाई? वर्बल के टॉपिक। लॉजिकल क्या है भाई? लॉजिकल रीजनिंग है कि जब कभी आपको पेन कॉपी की आवश्यकता पड़े ही ना, केवल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसे केवल दिमाग के द्वारा ही आंसर कर दें, है ना, सोच के आंसर कर दें, अपने दिमाग पे जोर देना पड़े जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो समझ जाइए वो टॉपिक किस चीज का है? फिर लॉजिकल रीजनिंग, है ना। इसके क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत जैसे कौन से टॉपिक आते हैं भाई? एजम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, है ना, डिसीजन मेकिंग हो गया। ये सारे टॉपिक कौन से भाई? लॉजिकल के टॉपिक हैं, जिसमें आपको कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। लॉजिकल के टॉपिक समझ लीजिए आपको मेंस के अलावा इंटरव्यू तक में भी पूछे जा सकते हैं भाई, है ना। क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन हो गया या एजम्पशन हो गया, ऐसे टॉपिक हैं जो आप किसी भी,
है ना, व्यक्ति की सोच कैसी है इसका पता लगा सकते हैं, उसकी सोच सामाजिक है या नहीं, है ना, वो जनता के प्रति किस तरह की विचार रखता है ना। तो इन सब चीजों को आप कहां से पता कर सकते हो भाई कि बंदा कैसा है? लॉजिकल टॉपिक से, है ना, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा इन चीजों का पता लगाया जा सकता है। क्लियर? तो दोनों में अंतर मेनली यही होता है कि वर्बल के जो टॉपिक होंगे उनमें क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और उसे सॉल्व करने के लिए पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, लेकिन लॉजिकल के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? इसके अलावा नॉन वर्बल और लीगल भी होता है, वो भी एक एक लाइन में जान लेते हैं क्या होता है। नॉन वर्बल एसएससी में पूछा जाता है भाई, है ना, जैसे आपका हो गया कौन सा, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक सुने तो होंगे आपने। ये काय पर पूछे जाते हैं? एसएससी में या यूपीएससी या एमपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, है ना। ये कहलाते हैं भाई नॉन वर्बल, है ना। और एक और होता है भाई लीगल रीजनिंग, ये केवल लॉ के विद्यार्थियों के लिए काम में आता है, तो आपका उससे कोई नाता नहीं, तो हम उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं, है ना। तो टोटल रीजनिंग 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको जो काम आने हैं वो कितने हैं भाई? 2, है ना, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। वर्बल नॉर्मल बात यही है कि ये प्री में आता है और ये मेंस में आता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। वर्बल रीजनिंग ये देखिए और लॉजिकल रीजनिंग दोनों के टॉपिक अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। वर्बल रीजनिंग में देखिए कितने टॉपिक हैं, गिन लीजिए फटाफट। चाहे तो आप इसका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं भाई, और मैं तो कहता हूं कि कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि ये बार बार आपको दिखेगा नहीं कि वर्बल में मतलब प्री में कितने टॉपिक आने हैं और मेंस में कौन से प्लस हो जाने हैं, ये लीजिए, है ना। तो यहाँ आपको वो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये प्री का है और ये मेंस का है। ये मेंस में केवल इतने ही आना भाई, ये सारा ही समझ लीजिए प्लस होके आना है भाई मेंस में, ठीक है। ओके, तो वर्बल रीजनिंग में देखिए टॉपिक गिन लीजिए सबसे पहले, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस, है ना, 10 और बस। ये 10 टॉपिक आप आसानी से पढ़ सकते हैं और ये 10 टॉपिक मेरे द्वारा आपको पढ़ाए भी जाएंगे। क्लियर है? और इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो ये आपको बिल्कुल प्री में सिलेक्ट करवाने के लिए काफी है। काफी क्या, इतने में से ही पूछा जाना है, सीधी सी बात। इसके अलावा बाहर से कुछ और नहीं आना है ना। ठीक, अब बात करें सबसे पहले एक एक टॉपिक की हम, तो अल्फाबेट लिखा है ना। अल्फाबेट क्या होता है भाई? अल्फाबेट एक ऐसी चीज है जो बचपन में ही क्लास 1 से ही आपको शुरू करवा दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज है, A to Z, है ना, A से Z तक। सबसे पहले तो आपको लेटर्स के नंबर याद होने चाहिए, है ना। A से Z तक उनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे A1 B2 C3, है ना, D4। तो ये प्लेस वैल्यू हर हाल में आपको याद करनी होगी, है ना। जिस तरीके से आप मैथ्स अच्छी करना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरी है भाई? मैथ्स अच्छी रखने के लिए आपको टेबल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिन भी बच्चों को टेबल नहीं आती उनकी मैथ्स हमेशा खराब रहेगी, है ना। यदि आपको खुद से लगता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, है ना, तो आप अपने दिल से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अपन को टेबल कहां तक आती है, तो दिल पक्का बता देगा भाई 8 तक, 10 तक, 12 तक, है ना। टेबल आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए 20-25 तक, मैथ्स अच्छी आने लगेगी। उसी तरीके से यदि रीजनिंग आपको अच्छी रखनी है ना, मतलब रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, तो समझ लीजिए बेस यही है कि ए से जेड तक इनकी प्लेस वैल्यू प्लस इनका ऑपोजिट भी, जैसे नंबर 1 लेटर ए है तो लास्ट से नंबर 1 क्या है? जेड। ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड। बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना। ये अपोजिट भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये अपोजिट याद करने हैं और इनकी प्लेस वैल्यू भी याद करनी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल जबान पे रहे। किसी ने थोड़ा भी पूछा कि एल का अपोजिट, तुरंत बता दो ओ। किसी ने पूछा आर का अपोजिट, तुरंत बता दो आई, है ना। एम का अपोजिट एन। तो इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए।
सॉरी, चलिए बात करें सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन हिंदी में बोलते हैं इसे रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है, आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है भाई? सबसे पहला फॉर्म होता है इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, ठीक, दूसरा होता है कोडिंग फॉर्म, और तीसरा होता है पजल फॉर्म। ठीक, क्लियर हो गया होगा? इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म और पजल फॉर्म। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन आपको वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, प्री में पूछे जा सकते हैं, है ना। इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म को आप पॉइंटिंग फॉर्म भी कहते हो। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब समझ रहे हैं भाई? इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म क्या होता है भाई? एक बंदा दूसरे की ओर इशारा करते हुए अपनी बात को कहेगा, है ना, कि फलाना ने फलाना की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म में आते हैं। दूसरा कोडिंग फॉर्म होता है ना, ये ज्यादातर कोडिंग फॉर्म जो है मेंस में पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्री में नहीं आएगा, प्री में भी आ सकता है। ओके, और तीसरा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म से क्वेश्चन सीधे 5 मार्क्स तक में आते हैं भाई, है ना। जो आपका पजल होता है ना, उससे क्वेश्चन बनते हैं भाई ब्लड रिलेशन से। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा है कोडिंग फॉर्म, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरे टॉपिक का नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी तरह के कोड की बात की जाएगी, तो बिल्कुल सही है भाई। आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो 3 टाइप? कोडिंग में पहला होता है अल्फाबेट कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत भी 3 टाइप्स होते हैं, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, अब 3 टाइप्स के अलावा, है ना, भी 2 टाइप और हैं जो कहाँ आते हैं फिर इसके मेंस में। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका चाइनीज कोडिंग, है ना, एक तो हो गया आपका चाइनीज कोडिंग और दूसरा कंडीशनल कोडिंग। ठीक है ना, ये 2 टाइप और हैं, एक कंडीशनल कोडिंग और दूसरा चाइनीज कोडिंग। ये लेकिन दोनों काय में पूछे जाते हैं, मेंस में। और यहाँ जो मैंने 3 बताए, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ये 3 रहते हैं भाई, है ना। ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, चौथा है आपका डायरेक्शन टेस्ट, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूरा नाम होता है भाई इसका। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट जो लिखा है फुल नेम है इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक तो नॉर्मल डायरेक्शन और डिस्टेंस जिसमें पूछता है, जिसे नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। दूसरा होता है पाइथागोरस, जिसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल होगा, है ना। पाइथागोरस जानते होंगे, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई सभी ने, है ना। दूसरा फॉर्म, दूसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तीसरा होता है डिग्री, चौथा होता है शैडो, परछाई, है ना। तो इन 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, दिशा एवं दूरी। क्लियर? फिर 5वां जो आपका टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, लिखा हुआ है ना, क्रम निर्धारण बोलते हैं इसे हिंदी में, क्रम निर्धारण। ऑर्डर रैंकिंग में आपको रो में बिठाने के लिए बंदों को बोलेगा। क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, यदि आपने एक आध बार कभी मॉक टेस्ट या किसी एग्जाम को दिया है तो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन जरूर उसमें देखने मिले होंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे रहते हैं भाई? आपके सामने कुछ बंदों को 10, 20, 50, 100 बंदे भी हो सकते हैं भाई, है ना, रो में बिठाने के लिए बोलेगा। ठीक, रो के 2 एंड होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, है ना, उसमें कितने ही बिठा सकता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन रहते हैं वो काय के अंतर्गत आते हैं भाई? ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंतर्गत। ठीक है, और तो और ऑर्डर रैंकिंग से बेस्ड पजल क्वेश्चन भी बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, है ना। बैंकिंग एग्जाम में भी ऑर्डर रैंकिंग पूछा जाता है, ठीक है ना, पजल बेस्ड वाला। ठीक है, नंबर बेस्ड तो होता ही है जो रो में बैठालता है, और दूसरा पजल बेस्ड भी होता है कि 6-7 लोग हैं, वो अलग अलग कह सकता है कि क्या अलग अलग सैलरी पाते हैं,
और अलग अलग बैंक में है। इस तरह के क्वेश्चन भी ऑर्डर रैंकिंग से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो 5 टॉपिक है यही मिसलेनियस कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये कितने मार्क्स के आएंगे? टोटल मिला के 8 मार्क्स का। अलग अलग सेटों में अलग अलग से क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए पहले सुबह वाले शिफ्ट में कोडिंग से दे दे, है ना, डायरेक्शन से दे दे, और शाम वाले में ऑर्डर रैंकिंग और अल्फाबेट से दे दे। ठीक है, लेकिन टोटल मिला के इन पांचों से कितने मार्क्स का आना है भाई? आपको 8 मार्क्स का, 8 नंबर का इनमें से रिलेटेड पूछेगा, है ना। हम आईबीपीएस की बात करें या एसबीआई की बात करें या बैंकिंग की बात करें तो ये 8 मार्क्स का आएगा भाई। ठीक, इसके बाद है सिटिंग और पजल। ये कितने मार्क्स के भाई? 15 to 20, 15 से 20 नंबर का सिटिंग और पजल आता है ना। चर्चा कर ले। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्या है भाई? इन हिंदी बोलते हैं इसको बैठक व्यवस्था, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैठक व्यवस्था। अब इसमें आपको सर्कल में भी बैठाने के लिए बोल सकता है। क्वेश्चन शायद आपने कभी देखे होंगे कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं भाई, है ना। अब आपको सर्कल में भी बैठाने को बोल सकता है, या लाइन में भी बैठाने को बोल सकता है, या स्क्वायर में भी बैठाने के लिए बोल सकता है ना। ठीक है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है पजल फॉर्म। अब ये पजल फॉर्म क्या है भाई? पजल एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। बिना पजल के बहुत मुश्किल है बैंकिंग को पास करना। यदि आप बैंक एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आपका पजल बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। 3 बार बहुत इसीलिए बोला क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट है भाई। बिना पजल के आप क्वेश्चन पेपर में बना तो लेंगे लेकिन पास नहीं हो पाएंगे भाई। पजल का होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में मिनिमम 2, है ना, से 3 पजल तो जरूर आ रही हैं। आप कोई भी बैंकिंग का पेपर उठा लीजिए, 2 से 3 पजल तो 110% देखने मिलती ही है। ठीक है ना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट पेपरों के हिसाब से, तो एक सेटिंग का क्वेश्चन दिया है, 2 पजल के क्वेश्चन दिए हैं, है ना। ये ट्रेंड चल रहा है भाई। क्लियर। वैल्यू मैंने आपको बताई दी 15 से 20। 15 से 20 ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते, एक ही बार डायरेक्शन के तौर पे क्वेश्चन देता है आपको, नीचे उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछता है ना। अच्छी बात यह है कि एक भी क्वेश्चन सही हो तो बाकी भी सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यही बुरी बात भी है भाई कि एक भी गलत होगा तो बाकी भी गलत हो जाएंगे, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का यही खास बात है भाई कि यहाँ एक भी सही तो बाकी भी सही, लेकिन एक भी गलत तो समझ लीजिए बाकी भी गलत, है ना। और शुरू के जो 5 टॉपिक बताए ये आप क्लास में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तब तो आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। बस क्लास के भरोसे भी इन 5 को आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सिटिंग और पजल आप सोचे कि केवल क्लास के भरोसे हो जाएगा तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा भाई। इसमें आपको पर्टिकुलर खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक खुद की मेहनत नहीं की है तब तक नैया पार नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब वैल्यू जान लीजिए भाई। वैल्यू हर टॉपिक की जरूर लिखते रहिए। जब तक वैल्यू ही नहीं पता चलेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि किस टॉपिक को कितना देर पढ़ना है ना। जब भी कोई टॉपिक पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट का हो वो टॉपिक, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? उसकी वैल्यू जानना, है ना। क्योंकि वैल्यू से ही पता चलता है कि वो आएगा कितने मार्क्स का। जिसको यही नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, समझ लीजिए फिर गड़बड़ हो रहा है काम। ठीक है, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो प्लीज उसकी वैल्यू जरूर जांच लें, है ना। तो सिटिंग और पजल की वैल्यू कितनी भाई? 15 to 20। ऊपर के जो मिसलेनियस टॉपिक उनकी वैल्यू कितनी भाई? 8 मार्क्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम किसकी तरफ? सिलॉग, इनइक्वालिटी और सीरीज की तरफ। 3 बचे, इन तीनों की वैल्यू 10 to 12। अब किससे कितना पूछेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों से 10 से 12 नंबर का वहां पूछा जाता है। ठीक है, सिलॉग, इनइक्वालिटी और सीरीज। सिलॉगिज्म, है ना। सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम में 5 मार्क्स का ज्यादातर दिखाई देता है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, सिलॉग दिखेगा भाई 5 का, इनइक्वालिटी भी 5 का और सीरीज 2 to 5, है ना। इस तरह से चलता है भाई इसका। अब सिलॉग क्या है? इन हिंदी बोलते हैं इसे न्याय तथा निगमन। वैल्यू मैंने बताई दी 5 मार्क्स। आपको
6 केसेस होते हैं, है ना, केस होते हैं इसमें, या टाइप समझ लीजिए, सम का, ऑल का, नो का, सम नॉट, ओनली, ओनली, अ फ्यू। 6 केसेस होते हैं जिनके अंतर्गत सिलॉग पूरा पूरा बेस्ड है ना। तो शुरुआत में सिलॉग कई लोगों को टफ भी लगता है। जब आप शुरुआत करेंगे सिलॉग की तो हो सकता है कि आपको टफ दिखाई दे, लेकिन उतना टफ होता नहीं है जितना लोगों ने इसे हवा बना दिया है। ठीक, क्लास बस आपने 5 क्लास लगाएंगे अपन सिलॉग की, 5 आवर्स की। 5 क्लास में आप अटेंड जरूर करिएगा, गारंटी मेरी है कि सिलॉग उसके बाद जरूर बनेगा आपसे, है ना। पहली दूसरी क्लास तो कभी भी किसी भी टॉपिक की ना छोड़ें, ठीक है ना। चौथी पांचवी आपको कहीं जाना भी है तो 4th 5th क्लास में जाइए भाई। पहली दूसरी छोड़ दी तो फिर 3 4 5 जो क्लास होंगी, है ना, 3rd 4th 5th क्लास उसी टॉपिक की, समझ लीजिए वो तो फिर ऊपर से जाने वाला है। किसी भी चीज का बेसिक सबसे जरूरी है। जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता वो आगे तक परेशान रहते हैं भाई, चौकी सीधी सच्ची बात बता रहा हूं मैं, है ना। जब भी मैं केवल रीजनिंग की नहीं, हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि जब भी कभी बेसिक लगे, मैथ्स में भी हो, तो हर टॉपिक का बेसिक जरूर आप अटेंड कीजिए प्लीज, है ना। बेसिक जरूर देख लें तो फिर आपको प्रॉब्लम आगे के 2nd 3rd 4th 5th जो बार पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन अपडेट करके पढ़ाए जाने लगते हैं, है ना। और जब भी आपको पढ़ना है तो बेसिक से शुरुआत करें, ठीक है ना, तो फिर आपको किसी भी चैप्टर में उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती। ठीक, तो ये तो बात हो गई सिलॉग की। नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समानता। ठीक है, पूरा कई बार लिखा रहता है इक्विटी और इनइक्वालिटी, समानता और असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता, है ना। इक्विटी का मतलब क्या है, समानता। ठीक है, तो इनइक्वालिटी टोटल साइन बेस्ड टॉपिक है ना। कुछ साइन होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इस तरह के साइन होते हैं। ये देखिए, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों साइन मिला के पूरा टॉपिक बना देते हैं इनइक्वालिटी का। ठीक है, इन्हीं साइनों से बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर आपको स्टेटमेंट दिया गया होता है, नीचे कंक्लूजन पूछता है ना। तो स्टेटमेंट को देख के बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं। ठीक, वैल्यू इसकी भी कितनी है भाई, 5 मार्क्स। और इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है जो बहुत तेजी से आप कर सकते हो, है ना। यही वो टॉपिक है जहां आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बाकी टॉपिकों में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इनइक्वालिटी और सिलॉग यहाँ आप बिल्कुल 20 सेकंड में क्वेश्चन को डन कर सकते हो भाई, और लोग करते भी हैं, लोग करते भी हैं भाई, है ना। इनको बिल्कुल 20 सेकंड में एक क्वेश्चन को डन कर देते हैं। 5 सेकंड मतलब 100 सेकंड में आप अपने पूरे 5 नंबर, और ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर दिलाते हैं आपको, कम ज्यादा नहीं होने पाता इसमें। जैसे बाकी टॉपिकों में गलत होने की भी संभावना काफी कुछ रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो इनइक्वालिटी सिलॉग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे जब भी क्लास लगेगा। ठीक, फिर है नंबर नेक्स्ट सीरीज का। सीरीज इन हिंदी श्रृंखला। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका प्री मेंस दोनों में तो पूछते ही है, और तो और रीजनिंग के अलावा ये आपका मैथ्स के अंतर्गत भी आ सकता है ना। अब सीरीज में भी 3-4 तरह की सीरीज है, समझ लीजिए भाई, है ना। एक तो नॉर्मल सीरीज 2 4 6 8, आगे क्या आएगा, है ना, तो आगे 10 आएगा भाई, एवरीवन नोस। ये इस तरह की सीरीज मैथ्स में आती है। लेकिन रीजनिंग में जब आप बात करें तो सीरीज कितने तरह की होती है भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं भाई सीरीज के। ओके, है ना। तो जब आप सीरीज, और ये आजकल आ भी रहा है भाई, 5-5 नंबर में आया है भाई। आप पुराना आईबीपीएस का पेपर उठा के देख लें, आरआरबी भी उठा के देख लें, है ना, रूरल बैंक का पेपर देख लें, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज सब में दिखाई दी है, 3 to 5 मार्क्स की, है ना। तो इसे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और ये काफी आसान होता है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको 100% मार्क्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब हम। ये हमारा कौन सा पार्ट था भाई, वर्बल रीजनिंग का। चलिए अब बात कर लें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग की, है ना। लॉजिकल, ये सारे टॉपिक जो लिखे हैं आपको, टोटल कितने टॉपिक लिखे हैं, 6।
ये काय में पूछे जाते हैं, मेंस में, है ना, ये प्री में नहीं आते हैं भाई। ठीक, अब पहला क्या लिखा, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है ना, क्योंकि अपने आप में तो पहली बात कोई टॉपिक ही नहीं है। जितने टॉपिक आपने वर्बल रीजनिंग में पढ़े, इन सबको एक समूह में ला दिया जाए, है ना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में पूछ सकता है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है, सिर्फ जैसे मान लीजिए पूछ लिया 2 + 2 कितना होता है ना, तो आंसर होता है 4, लेकिन यहाँ आपका आंसर 4 नहीं होगा भाई। यहाँ क्या होगा कि आपको नीचे 2 लाइनें दी गई होंगी, है ना, दोनों लाइनों को पढ़ के बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नीचे दी गई कौन सी लाइन सफिशिएंट है ना। एक पहली लाइन सफिशिएंट है या दूसरी लाइन सफिशिएंट है, दोनों में से कोई एक लाइन सफिशिएंट होगी या दोनों को मिला देने से भी सफिशिएंट हो सकता है ना। ध्यान से समझिएगा भाई, और जब ये टॉपिक होगा तो उसे और क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। डाटा सफिशिएंसी आगे जब टॉपिक लगेगा तब आप इस पे चर्चा करके इसे और आसानी से समझ सकते हैं। बस अभी इतना ही जान लीजिए कि डाटा सफिशिएंसी खुद में कोई भी टॉपिक नहीं है, और वैल्यू अभी 5 मार्क्स का अकेला आता है भाई, है ना, और 1-2 क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। 5 मार्क्स मतलब सीधे 5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं कई बार, ठीक है, और पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक, फिर अगला डिसीजन मेकिंग, है ना, निर्णय क्षमता, कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कितनी बढ़िया है, इस बात का पता आप एक टॉपिक से लगा सकते हो। कौन सा टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए सामने वाले की निर्णय लेने की क्षमता कितनी बढ़िया, क्लियर, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है इनपुट आउटपुट, है ना, इसे मशीन इनपुट भी कहा जाता है, मशीन इनपुट, ठीक है। वैल्यू ये भी 5 मार्क्स, सीधा 5 नंबर में उतरता है भाई, मेंस में जब भी आएगा सीधे 5 मार्क्स में गिरता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हैं, मशीन इनपुट भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं भाई, है ना। आपको इनपुट दिया रहता है और उसके स्टेप दिए गए होते हैं, आपको एनालाइज करना पड़ता है ना। जो कोडिंग डिकोडिंग है या तो चाइनीज कोडिंग पूछता है ना, ये दोनों टॉपिक जो सामने हमने लिखे हैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, है ना। 100% तो नहीं, 99% बिल्कुल समझ लीजिए कि या तो चाइनीज कोडिंग का एक क्वेश्चन देगा आपको, या तो फिर मशीन इनपुट या जिसे इनपुट आउटपुट लिखा गया है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है भाई मेंस में, है ना। मेंस का फेवरेट टॉपिक है भाई ये। आप कोई भी मेंस वाला पेपर उठा के पुराना देखिए, मशीन इनपुट से क्वेश्चन जरूर आया है ना। और टोटल एनालाइज बहुत जम के करवाता है आपसे, है ना। इनपुट आउटपुट की आवश्यकता बैंक में बहुत ज्यादा पड़ती भी है, क्योंकि ये आपको पता लगाता है कि आप कितना बढ़िया चीजों को याद रख सकते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि जैसे भी स्टेप क्वेश्चन में बनाए होते हैं सेम वैसे ही आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप कितना बढ़िया कॉपी कर सकते हैं इसका पता मशीन इनपुट के द्वारा चल जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्या है, एजम्पशन। एजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं भाई पूर्व धारणा, पहले से किसी भी बात पे अपनी सोच रखना एजम्पशन कहलाता है भाई, है ना। जब भी आप कोई बात बोलते हैं, है ना, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो आपने उसके पहले मन में कुछ ना कुछ सोचा होता है, जो भी सोचा होता है वो सब क्या कहलाता है भाई, एजम्पशन, है ना। एजम्पशन के क्वेश्चन और नीचे जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है उसको आप कहां से पहचान सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के द्वारा, है ना। मशीन इनपुट के बाद है हमारा एजम्पशन, है ना। एजम्पशन क्या होता है भाई, एजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं भाई पूर्व धारणा, है ना। पहले से किसी बात पे अपनी सोच रखना क्या कहलाता है, एजम्पशन, है ना। जब भी आप कोई बात बोलते हैं या कोई इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उसके पहले मन में आपने कुछ ना कुछ सोचा होता है, जो भी सोचा होता है वो सब क्या कहलाएगा भाई,
एजम्पशन, है ना। तो ये कहलाता है भाई पूर्व धारणा। देन फिर नेक्स्ट है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा टॉपिक और एजम्पशन जो आपसे मेंस में तो पूछा ही जा सकता है, साथ में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ना। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ही क्या है कि आप कितना बढ़िया किसी भी चीज पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। यहाँ आपको किसी भी मुद्दे पे, है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स दी जाएंगी स्टेटमेंट के तौर पे, है ना, और उन प्रॉब्लम्स पे आप कितना बढ़िया एक्शन ले सकते हो ये आपको बताना होता है ना। कि जैसे आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई या मलेरिया फैल गया या किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप किस तरह के एक्शन लेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कोर्स ऑफ एक्शन में दिए जाते हैं ताकि आपकी एक्शन लेने की जो आपके अंतर्गत क्षमता है उसे चेक किया जा सके, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू से लेके मेंस टॉपिक में भी पूछे जाते हैं। फिर लास्ट है आपका कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कारण एवं प्रभाव, है ना। यहाँ आपको दो लाइनें में दी गई होती हैं, जैसे नंबर 1 लाइन और नंबर 2 लाइन, है ना। दोनों लाइनों में आपको कुछ डाटा दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए पहली लाइन में लिखा है कि भारत 73 रनों से मैच हार गया, और दूसरी लाइन में लिखा है कि भारत के 3 फेमस प्लेयर विराट कोहली, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी चोट लगने के कारण मैच नहीं खेल सके। तो आपको बताना होता है भाई कि कौन सी लाइन कॉज है और कौन सी लाइन उसका इफेक्ट है। तो यहाँ नॉर्मली कोई भी बता देगा कि सेकंड वाला कॉज है कि 3 लोग खेले नहीं क्रिकेट, तो उसकी वजह से पहली लाइन उसका क्या बन जाएगा, इफेक्ट बन जाएगा कि भारत मैच इतने रनों से हार गया। क्लियर, ठीक। तो ये थे आपके सारे टॉपिक्स, है ना। वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल का मतलब ही क्या होता है ये भी पहले मैंने बताया, है ना, कि जिन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको पेन चलाने की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा, वो वर्बल, और लॉजिकल जिसमें आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये कहलाता है लॉजिकल, ठीक है। ठीक, फिर क्या है, रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम वेटेज, है ना। रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम वेटेज। अब वेटेज बतानी है भाई, यहाँ उस एग्जाम का वेटेज है ना, वो एग्जाम कितने मार्क्स का आता है ये पता करना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं ग्राउंड बनाना। ग्राउंड बनाना मींस कि पहले आप पता कर लो भाई कि रीजनिंग कितने मार्क्स का है, मैथ्स कितने मार्क्स का है, इंग्लिश कितने मार्क्स का है, जीए कितने मार्क्स का है ना। या जो भी, जब भी आप किसी भी एग्जाम, मैं केवल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ओवरऑल एग्जाम देते हैं सबसे पहले उसका वेटेज चेक करना जरूरी है, ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का आना है ना। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लगभग सेम ही चलते हैं। देखिए दोनों में प्रीलिम्स कितने मार्क्स का है भाई, 35 का मैथ्स होगा, 35 की रीजनिंग और 30 का इंग्लिश, है ना। 35 का मैथ्स भी आता है और 30 का इंग्लिश। सेम यहाँ भी वैसे ही होता है। ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ्स और ये हो गया रीजनिंग, 35 नंबर का, है ना। अच्छी खासी वेटेज है, 35 मार्क्स का रीजनिंग आ रहा है, आराम से 25 से 26 नंबर आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि कैसे 8 मार्क्स का मिसलेनियस में 7 ले आओ, है ना, पजल से 10 उठा लो और सिलॉग इनइक्वालिटी से 10 उठा लो, हो जाते हैं 27 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स में रीजनिंग बेहतरीन मार्क्स के साथ निकाल सकते हैं, ठीक। और मेंस में 40 और आईबीपीएस में 45, ठीक है ना, रीजनिंग का वेटेज है भाई, ठीक। बात करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ की, तो यहाँ रीजनल रूरल बैंक होता है आरआरबी का मतलब, है ना, रीजनल रूरल बैंक। कई जगह आरआरबी का मतलब क्या दिया होता है भाई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन जहां आईबीपीएस लगा है तो वहां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं होगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। इसका पेपर अलग से होता है भाई, ये आईबीपीएस पीओ अलग है, आईपीएस आरआरबी पीओ अलग है ना। रूरल बैंक के लिए अलग से पीओ की एग्जाम ली जाती है। तो यहाँ रीजनिंग का वेटेज कितना है भाई, 40 मार्क्स, ठीक है। 40 का मैथ्स और 40 का ही क्या आना है भाई, रीजनिंग आना है, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क में 35, ठीक, ओके। और मेंस की बात करें तो 40 और 50। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में फिर से रीजनिंग 40 का ही रहता है ना। प्री में भी देखिए 40 का था और मेंस में भी कितने का है, 40 का ही है। और एसबीआई क्लर्क में 35 और मेंस में कितने का, 50, ठीक।
अब बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, यहां से यहां है, ये दोनों एक साथ होते हैं एग्जाम, एक साथ मतलब एक ही समय पे होते हैं, एक साथ नहीं भाई, है ना। नहीं तो आप सोचो सुबह पीओ शाम को क्लर्क है क्या, नहीं भाई, ठीक है। और क्लर्क में वेटेज कितना है भाई, 35। यहाँ पर भी वही पीओ जैसा वेटेज चलता है भाई, 35 35 30 का। ये इंग्लिश होता है कम का, 5 नंबर कम रहते हैं, ठीक है। ओके, और मेंस में कितना भाई वेटेज बढ़ जाता है रीजनिंग का, कितना, 50, है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है भाई रीजनिंग, और बिना रीजनिंग के आप कोई भी एग्जाम फिर क्वालिफाई नहीं कर सकते। रीजनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोर इंपॉर्टेंट एंड देन अदर सब्जेक्ट। व्हाई, क्योंकि यहाँ आप नंबर खींच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में 40, मेंस में भी 40, एसबीआई एसओ में देखिए रीजनिंग नहीं होता, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं है, आरबीआई ग्रेड बी में भी नहीं है, लेकिन इनमें वेटेज देखिए प्री में कितना ज्यादा है भाई, 50 50 और 60, ठीक है। तो भाई पूरा दम लगाना पड़ेगा रीजनिंग में। आरबीआई असिस्टेंट में 35 और 40, नाबार्ड 20+10, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 50, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर 60। इसे अपने पास नोट करके रख लीजिए भाई, चाहे तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपके पास सेव रहे, है ना। नहीं तो ये बार बार आपको लगेगा कि कितने मार्क्स का आता है, फिर आपको पता करने के लिए गूगल की सहायता से भी पता कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन ये एक साथ रहेगा तो कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको उसकी वेटेज पता चल जाएगी, ठीक है ना, कि रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं अब हम। रीजनिंग प्रिपरेशन टिप्स फॉर बैंकिंग एग्जाम, है ना। अब यहाँ कुछ स्मॉल पॉइंट्स में आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं, है ना। इन टिप्स का यदि आप ध्यान पूर्वक पालन करें तो किसी भी एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला क्या लिखा है भाई, ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर मूविंग द कॉम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको कॉम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन करने से पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चंस बोले तो जिन क्वेश्चंस जैसे अब जब यहाँ पर भी टॉपिक लगेंगे ना तो 1 2 3 4 में लगेंगे, है ना। 1 का मतलब क्या रहेगा कि वहां इजी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ये इसलिए ताकि उस चैप्टर के प्रति आपका रुझान बना रहे, है ना। कई बार क्या होता है कि यदि आप सीधे टफ क्वेश्चन में आ जाएं तो आपको आगे चल के परेशानी होती है भाई, है ना। तो इस परेशानी से बचना है तो पहले इजी, है ना, क्वेश्चंस को करिए, देन फिर जाइए आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ, है ना, लेंथी कैलकुलेशन की तरफ, लेंथी क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है ना। फिर और यूज दिस सेम प्रैक्टिस व्हाइल रिवीजन, जब आप रिवीजन भी कर रहे हैं ना, एक बार पढ़ने के बाद आप उसको रिवीजन करेंगे तब भी आपको इसी मेथड को पालन करना पड़ेगा। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस को करिए, देन उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ जाइए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जाइए, लेंथी क्वेश्चंस की तरफ जाइए। ओके, ठीक है ना। यू कैन रिवाइज वर्बल रीजनिंग टॉपिक्स फॉलोड बाय नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर्स, है ना। पहले वर्बल क्वेश्चंस को कर लीजिए और उसके बाद नॉन वर्बल को, ठीक। फिर आगे क्या बोला उसने, सॉल्व क्वेश्चंस फर्स्ट रिलेटेड टू इजी एंड लेस टाइम टेकिंग टॉपिक्स, है ना, लाइक एनालॉजी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिकल, मिक्स सीरीज एंड ऑड पेयर्स, ठीक है ना। सबसे पहले किन चैप्टर्स को पढ़ना है ये भी बताया गया है भाई, किन टॉपिक्स किन चैप्टर को पढ़ना है भाई, जो इजी होते हैं, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिकल, है ना, मिक्स सीरीज, ये सारे बहुत इजी टॉपिक हैं और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इन्हें खत्म किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इजी टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होंगे, तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ भाई 50% के अप्रोक्स तो हमने पढ़ लिया है, बस अब 50 बचा है। लेकिन आप शुरू में ही टफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको लगेगा 5 दिन हो गए अभी तक एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, देन आपका जो माइंड सेटअप होता है ना वो बिगड़ जाता है। आपका दिमाग खुद सोचने लगता है कि यार हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल दिए, मतलब गलत चीजों को तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो हमसे बनता ही नहीं है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। लेकिन वही जब आप छोटे टॉपिक्स को पहले कर लेंगे ना तो आपका दिमाग कहता है यार 50 to 60% तो हमने पढ़ लिया है, अब तो थोड़ा ही बाकी है, तो कुछ दिन और भी लग रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपकी दिमाग की स्ट्रेटेजी को सही सेट करने के लिए बोला गया है कि पहले आप इजी क्वेश्चंस को कर लें,
देन फिर हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, देन फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़े, है ना। सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। अप्रोक्स 1.5 से 2 महीना लगता है बस, है ना। 40, 45, 50 दिन, कुछ लोगों को 60 दिन भी लग जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरेज 60 डेज ही कहा गया है ना। 60 दिन मैक्स टू मैक्स लगता है, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है फिर, और वो बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा सकते, है ना। यदि जाएंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज सबसे पहले 3 टॉपिक्स को पढ़िए। डायरेक्शन, है ना, कोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया, है ना, जो मिसलेनियस के टॉपिक जो मैंने शुरू में बताए थे आपको, उन टॉपिक्स को पढ़िए। देन फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जाइए, है ना। एडवांस लेवल में कौन से पे, डाटा सफिशिएंसी हो गया, देखिए पजल हो गया, सिटिंग हो गया, है ना, सिलॉग भी होता है, जैसे कि इन टॉपिक्स को आप बाद में रिपीट कीजिए। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा भाई आपका। ओके, तो इन टॉपिक्स को आपको इनपुट आउटपुट भी, जो मेंस का टॉपिक होता है भाई, इसे भी कब करना है, मेंस लेवल पे जाके, है ना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई आपका, ट्राई टू फर्स्ट रीड प्रोवाइडेड डाटा इंफॉर्मेशन द रीजनिंग क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ मेकिंग रैंडम गेसेस, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट लॉजिक आउट टू द प्रोवाइडेड सेट्स एंड देन द रूल ऑफ एलिमिनेट एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, जब भी किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ना है तो उसके अंतर्गत जो डाटा दिया गया है उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई, उसको 100% अपना देके पढ़ना पड़ेगा, है ना। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब भी, और ये केवल इसी रीजनिंग के लिए ही नहीं है, ये आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो डाटा आपको दिया गया, शुरू में कुछ ना कुछ डाटा दिया जाता है ना भाई, उस डाटा को ध्यान पूर्वक पढ़े भाई, है ना। यदि आप इसे ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो फिर परेशानी जाएगी भाई। ठीक, तो सबसे पहले उस डाटा को ध्यान पूर्वक पढ़ें कि वो कहना क्या चाह रहा है, देन उस क्वेश्चन को करें। कई लोग क्या होते हैं कि भाई पढ़े और शुरू हो गए, ऐसे में फिर ह्यूमन मिस्टेक होने के और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इन चांसेस को कम रखना है तो सबसे पहले क्या करना है, दिए गए डाटा को 100% देते हुए अपना पढ़ना पड़ेगा, देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा, है ना। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट लॉजिक आउट, है ना, उसमें जो लॉजिक दिया उसे ध्यान से पढ़ें, है ना, जो उसके लिए रूल्स आपको बताए गए उन्हें फॉलो करें, क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। क्लियर है। तो ये था रीजनिंग की प्रिपरेशन टिप्स फॉर बैंक एग्जाम, है ना, और ये सभी में लागू होते हैं भाई, जितने भी यहाँ टिप्स बताए ये अदर सब्जेक्ट्स में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना भाई, किसी का कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, एक बार आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसके लिए फोटो लेना चाहें फोटो ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ना, लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, कोशिश करें थोड़ा सा डिजिटल होने का, है ना, क्योंकि डिजिटल का ही जमाना है। फटाफट किसी भी चीज को सेव कीजिए, आपके पास जहां भी मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, आजकल सुविधाएं होती है लैपटॉप पे भी कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसी तरह जब क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आप क्वेश्चन के साथ भी ऐसे ही किया करिए, ठीक है, उन्हें फटाफट अपने पास सेव कीजिए, देन फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। क्लियर। चलिए सभी ने ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ओके, अब ये स्ट्रेटजी आपको खुद से भी बनानी पड़ती है भाई, आपकी स्ट्रेटजी कोई और नहीं बना सकता। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि, है ना, कि सबसे पहले स्ट्रेटजी किसको बनानी पड़ेगी, आपको, कि मुझे पढ़ना कैसे है, किन चीजों को पढ़ना है ना, किन चीजों पे कम ध्यान देना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। किसी को कुछ टॉपिक जल्दी समझ में आते हैं, किसी को कम। जैसे ब्लड रिलेशन को ही पकड़ लीजिए, कई लोगों को 2-2 दिन लग जाता भाई, है ना, कई लोग बिल्कुल सेकंड्स में उसे सीख लेते हैं। वाई? क्योंकि ये अपना अपना तरीका होता है एक तो पढ़ने का, दूसरा फिर अपना अपना रहन सहन भी होता है ना। कुछ लोगों को चीजें वो जल्दी कैच कर लेते हैं, है ना, कुछ को थोड़ा समय लग जाता है। तो ये स्ट्रेटजी आप खुद से भी अपनी बना सकते हैं। तो हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी खुद से तैयार करेगा। क्लियर। अब लेकिन एक प्रारूप क्या होता है स्ट्रेटजी बनाने का, है ना,
तो वो क्या है, कंप्लीट योर सिलेबस। नंबर 1 पे क्या दिया, कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले है ना 60 डेज के अप्रॉक्स में, 70 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी सिलेबस है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के सिलेबस में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है ना, क्योंकि एक तो टॉपिक ज्यादा होते हैं, थोड़े से लेंथी भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात किसकी हो रही है, रीजनिंग की है ना, कि कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने शुरू में बताए हैं, जैसे प्री में 10 टॉपिक थे, है ना, तो 10 बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, अपना सिलेबस वो 10 टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर है ना, 2-3 बार उसे फटाफट ऑनलाइन पढ़िए और उसे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक। फिर नंबर 2 पार्ट क्या है, प्रिपेयर योर नोट। अब जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसके नोट्स भी बनाए हों आपने, है ना। कोशिश क्या करें भाई, 100% नोट्स बनाने हैं। खाली लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ नहीं जाना है कि भाई सर तो पढ़ा ही रहे, अपन देख रहे हैं, हो गया काम। ऐसे नहीं, काम ही हो जाएगा फिर तो। आपने करना क्या है भाई, उनके नोट्स बनाने हैं, है ना। आपके पास रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए हर हाल में। जिनके पास रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो भाई एक नया रजिस्टर लें या नई कॉपी लें, मोटा सा, है ना, पतला नहीं, मोटा सा लें। और रोज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बिल्कुल पहला दिन है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब कल से आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे भाई, है ना। सारे लेक्चर जो भी जितने टॉपिक हैं उनपे एक एक पॉइंट के साथ सारी चीजें आपको यहाँ बतलाई जाएंगी। आपने क्या करना है भाई, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और उसके नोट्स बना लेने हैं, है ना। तो सबसे पहला था सिलेबस बनाना, दूसरा है नोट्स बनाना, है ना। नोट्स बहुत जरूरी है भाई। देखिए जो भी लोग टॉप करते हैं, कभी उनसे पूछे नोट्स कहाँ है, तो आपको अपने नोट्स दिखा देंगे कि देखिए भाई ये मेरे नोट्स से, इन्हीं से मैंने पढ़ाई की थी, है ना। तो समझ लीजिए भाई कि नोट्स कितने जरूरी हैं। क्लियर। तीसरा रिवीजन। रिवीजन क्या है भाई, कि जब भी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, नोट्स हमारे पास हैं, अब उन नोट्स को कई बार पढ़ते रहिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें भूल जाती हैं, है ना। और ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, दुनिया में सबके साथ होता है कि 15 दिन यदि आप किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे तो आप उसे भूलने लगेंगे। मैं ना पढ़ाऊं 20-25 दिन तो मुझे भूलने लगेगा भाई, तो आप किस कहां चीजें भाई, है ना। तो ये सबके साथ है, ये ह्यूमन नेचर ही है, भूल जाना, है ना। ये हमारा दिमाग बिल्कुल फटाफट डिलीट करता है नई चीजों को कैच करने के लिए, है ना। सेम आपके मोबाइल के जैसे, कि मोबाइल में नई चीज रखना है तो पुराने को हटाना पड़ेगा, तो सेम आपका दिमाग भी उसी लेवल पे काम करता है कि जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज को फटाफट भूल जाता है। तो यदि लेकिन आप उसे रिवीजन कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिक रिवाइज होता रहेगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो रिवीजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज रिवीजन हमने करते रहना है। क्लियर है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर क्या है नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को और क्या कहा जाता है भाई, मॉक टेस्ट को स्पीड टेस्ट भी कहा जाता है ना, स्पीड टेस्ट, एसटी भी कह देते हैं कई लोग। तो स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट, पहली बात तो एक ही चीज है, और ये सबसे फाइनल चीज होती है कि जब आपकी ये तीनों चीजें ऊपर की कंप्लीट हो गई है, तब आप पर डे मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक देना शुरू कर दो, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, है ना। अपने आप को, अपना खुद का स्तर चेक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, ठीक, कि हमसे कितनी चीजें बनती हैं ये देखने के लिए मॉक टेस्ट है। आजकल जो मॉक है अब वो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के लिए भी आ रहे हैं, कि रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग और मैथ्स के लिए अलग। तो मान लीजिए अभी आपका मैथ्स का और इंग्लिश का सिलेबस नहीं हुआ है, केवल रीजनिंग का हो गया, तो केवल रीजनिंग का मॉक आप दे सकते हो, ठीक है ना। और तीनों के मिक्स भी रहते हैं एग्जाम, क्योंकि तीनों का मिक्स होकर ही आना है, कि रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, है ना। तो ऐसे हमेशा नहीं देना है इंडिविजुअली वाले, ये शुरुआत के लिए मैंने बताया। आप हमेशा वाले कैसे देना है कि तीनों एक साथ हो जिसमें, है ना, ताकि सब एक साथ चलता रहे, है ना। नहीं तो जिसको एक को पकड़ लोगे तो बाकी के दो भूलने लगते हैं भाई, है ना। इसीलिए बता रहा हूँ, ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं है। तो मॉक टेस्ट उतना ही जरूरी है भाई जितना कि आपको खाना जरूरी है। खाना कितने बार, 2 बार खाते हो, तो पर डे दिन में जैसे ही आपका सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तो आपको दिन में 2 मॉक रोज देने हैं, है ना। और एनालाइज करना है कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। मॉक देने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी,
इसीलिए उसका नाम स्पीड टेस्ट रखा है ना। देखो स्पीड टेस्ट क्यों बताया मैंने, क्योंकि वहीं से आप चेक कर सकते हो। एक दिन सबके साथ ऐसा होगा कि आपको पूरा सिलेबस आने लगेगा, ठीक है ना, ये हर बच्चे के साथ होता है, गारंटी है। लेकिन बच्चा रुकता कहाँ है फिर? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा थोड़ा से रुक गया। वो थोड़ा सा क्या रुकता है भाई? स्पीड के कारण। यदि उसे थोड़ा सा समय मिल जाएगा ना तो कोई बच्चा हर एग्जाम्स को निकाल देगा, क्योंकि यहाँ नॉलेज का कम, आपकी स्पीड का ज्यादा आकलन किया जाता है कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को कर लेते है ना। इसीलिए उसका नाम स्पीड टेस्ट रखा गया है, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड को बढ़ाया जा सके यहाँ से। और स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, लगातार स्पीड टेस्ट दिया जाए, मॉक टेस्ट दिया जाए। जब आप लगातार देने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, आप खुद एनालाइज करोगे, है ना। जैसे कोई भी चीज रोज रोज करो तो स्पीड आ जाती है ना। पहली बार साइकिल चलाई होगी धीरे, फिर बाद में आप कितनी रफ्तार से चलाए होगे। पहली बार बाइक चलाई होगी धीरे, है ना, तैरना सीखे होगे पहली बार स्लो, बाद में तेज। तो कोई भी काम शुरू में स्लो रहता है, लेकिन बाद में वो स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, ठीक। चलिए, तो इसका आपने मेरे ख्याल से पिक फोटो ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है ना। अब दूसरी बात कि कुछ चीजों को नोट कर लीजिए मेरी भाई। जैसे सुबह एक तो जल्दी उठना पड़ेगा आपको, है ना, ये भी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही है। क्योंकि जो लोग लेट सो के उठते हैं उन्हें बैंकिंग एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी सफलता नहीं मिलती है ना। लेट सो के उठने वालों को गवर्नमेंट जॉब में जाते कम ही देखा है मैंने। तो सभी लोग मॉर्निंग में सबसे पहले तो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठेंगे। दूसरा, कुछ दिन के लिए अपना फ्रेंड सर्कल बदल लो भाई, है ना। आप उन्हीं के साथ उठो बैठो खाओ पियो जो गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यदि आप उन लोगों के साथ रहोगे जो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उनकी तरफ मुड़ जाओगे, ठीक है। उनकी तरफ प्रभावित हो गए भी, अरे यार ये तो क्रिकेट खेल रहा है, अरे यार मेरी दोस्त तो फैशन डिजाइनिंग कर रही है, आप पर डे उसी में परेशान रहोगे, ठीक है। तो कुछ दिन मेरा कहना ये है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को बदल लें, है ना। अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको इसी तरह से, क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो जब भी किसी तरह की बात होगी, कोई चीज होगी, तो किस बारे में होगी भाई? भाई तुमने परसेंटेज खत्म कर दिया क्या, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया क्या, तुमने डायरेक्शन खत्म कर दिया क्या, ब्लड रिलेशन बनता है तुमसे, ओके, है ना। तो इन चीजों पे बात होगी, और जब इन चीजों पे बात होगी तो आपका ध्यान हर समय इन चीजों पे रहेगा, है ना। और जब ध्यान इस पे रहेगा तो ऑटोमेटिक आप इसी तरफ टर्न करोगे, ठीक है ना। तो अपना फ्रेंड सर्कल कुछ दिन के लिए बदल लें, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, सुबह उठ के मॉक देना है क्योंकि तब शांति रहती है ना। मॉक जब भी देना है आपको, स्पीड टेस्ट जब भी देना है तो शांति की जगह पे, है ना, हो हल्ला में नहीं देना है, ठीक है। ऑनलाइन ही देना है, ऑफलाइन स्पीड टेस्ट भी नहीं देना है, ये भी, ठीक है ना। क्योंकि जहां प्रैक्टिस करोगे वही चीजें आपसे बनेंगी। आप यदि एक छोटे से कमरे में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो और मैच आपका बड़े ग्राउंड में होना है, तो क्या डन खेल पाओगे? फिर नहीं खेल पाओगे, है ना। जहां प्रैक्टिस करोगे वही चीजें आपसे ऑटोमेटिक बनेंगी। तो प्लीज अपना प्रैक्टिस कहाँ करना है आपको? ऑनलाइन, ठीक है ना। और मोबाइल पे भी नहीं, मोबाइल पे क्योंकि परेशानी जाती है भाई, है ना। मोबाइल से तो दूरी बना ले, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि कुछ दिन मोबाइल को बंद कर दे, क्योंकि बीच बीच में उसमें मैसेज आते रहते हैं भाई, है ना, कि खाना खाया नहीं खाया, ये सब फालतू के मैसेज रहेंगे भाई। नहीं खाया होगा तो आदमी जिंदा कैसे भाई? जिंदा है तो मतलब खाना वाना तो खाया होगा, सब ठीक ही होगा, है ना। तो इस तरह के मैसेजों से भी बचते रहना है हमने, और मोबाइल से कुछ दिन दूरी बना लेना है, अपना फ्रेंड सर्कल बदल लेना है, और तीसरी बात, सुबह जल्दी उठना है। जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखना सफलता की ओर मुड़ जाओगे, है ना। सफलता के लिए कुछ चाबी, कुछ कुंजी लगानी पड़ती है, तो ये सफलता की कुंजी है भाई, क्लियर। इन चीजों को बिल्कुल गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए, है ना। सुबह जल्दी उठना, फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बदल लेना, मोबाइल से दूरी बना लेना, है ना। और रोज कितने 6 घंटे क्लास के रोज रहेंगे भाई, और इसके अलावा भी आपको 6 आवर ही देने भाई, है ना। टोटल 12 घंटे की लगातार पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए 180 डेज का कमाल, 180 दिन में आपका टर्न ना हो तो मुझे ब्लेम कीजिएगा, ठीक चलेगा। बस अपना ये 100% देना सीखिए, और हम तो हैं आपके साथ हर जगह पे। कभी भी किसी भी तरह की परेशानी आती है, कहीं कोई डाउट लगता है,
क्वेश्चंस के अलावा भी बोल रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चंस में तो तुरंत ही बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा आपके लिए हम डाटा प्रोवाइड करेंगे कि कहीं आपको क्वेश्चंस में तो डाउट आने ही ना पाए, है ना। मैं बात कर रहा हूं आपको अदर किसी भी जगह पे किसी तरह का फॉर्म भरने में, किसी एग्जाम्स में, है ना, किसी भी तरह का डाउट आता है, बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपको जरूर आपके मन मुताबिक आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज के लिए जितनी भी बातें बताई, मैं यही आशा करता हूं कि आपने सब नोट डाउन कर ली होंगी और उन पे अमल भी करेंगे। अमल करना बहुत जरूरी भाई, सुन के उसे एक कान से सुना दूसरे निकाल दिया, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। तो यही थी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और दूसरा इंट्रोडक्शन भी यहीं तक था। क्लियर। इसी तरह से बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और आपको उसी वे में पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए इनफ। ये देखिए नेक्स्ट पेज खोलते हैं और आपके जो लिख के आएगा जरूर से बोलना है आपको भी। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए।